हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कल के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नहीं बल्कि पूछेगा। इतना तो जान लो। तो वीडियो को एक नज़रिया पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है कि यह वीडियो कल के एग्जाम में आपको गर्दा मचा देगा। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा और पूरा 2 नंबर वाला भी निकलेगा और 5 नंबर वाला भी निकलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक राज वाली बात बताना चाहते हैं, आज मैथ का जो पेपर था वो 8:46 तक मेरे पास आ गया था। अगर साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो पेपर वाले होता है आपको लेना है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल है उसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे 9 बजे के पहले कल आपको व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल है उस पर मिलेगा। तो सबसे पहले जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल है उसी चैनल पर मिलेगा। तो आपको जाकर सेकंड चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जाकर जल्दी से सेकंड चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहले ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का भी कभी पूछ देता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। तो याद रख लो, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशा में परिवर्तन होती है। इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं, कोण आई बराबर अपतन कोण आर बराबर इतना, और ये सभी यही फिगर आप लोग बना देना और ये फिगर ऐसे बना देना। पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर में भी बता देना। देखिए ये इतिहास भूगोल नहीं है, ये साइंस है। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है तो इतना भी बना दीजिएगा तो पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इतिहास भूगोल नहीं है कि 200 शब्दों में 400 शब्दों में आपको लिखना होगा, ये आपका साइंस है, ठीक है ना। तो देखिए पूछता है प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के पहला नियम होगा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। और अगला दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात के नहीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ म्यू एक नियतांक है, ठीक है ना। पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तब बताना प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है ना, वही स्नेल का नियम कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। अर्थात प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ म्यू एक नियतांक है, जहाँ म्यू क्या है, एक नियतांक है, ठीक है ना। अब देखो अगला आपका क्या आता है। अगला आपका आ जाएगा 10 नंबर। देखिए मतलब कि 10 नंबर नहीं बल्कि 10 ही नंबर है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को स्पष्ट रूप से देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला भी लेता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। अगर पूछेगा किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तो आप बताना उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, क्योंकि जब भी आप बाइक वगैरह चलाते हो तो पीछे के वाहनों को देखने के लिए आप दाएं बगल का जो दाहिने हाथ का जो आईना होगा उसमें देखते हुए, वही उत्तल दर्पण का प्रयोग वहाँ पर होगा, क्योंकि उसमें देखते हुए पीछे के भारी बड़े बड़े वाहन वहाँ पर छोटा छोटा दिखाई दे देता है और पूरा फूल में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं। अब देखो आवर्धन पूछेगा तो आवर्धन बता देना। किस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि h1 बटे h2, ठीक है ना। ये पूछेगा अगर आत्मदीप्त पदार्थ तो बता देना वे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। सूर्य, तारे, दीपक ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं प्रकाश, उससे आत्मदीप्त पदार्थ करते हैं। जैसे पत्थर हो गया, चंद्रमा, टेबल इत्यादि, ये सभी मतलब कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अगला देखो, ये तो क्वेश्चन पक्का 13 और 14 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 13 और 14 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। उत्तल लेंस को देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात गौर से सुनिए। अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं,
तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, या फिर उल्टा भी कह देगा कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना। और अगर यही दर्पण में बात करें तो दर्पण में अभिसारी को अवतल कहेंगे, अभिसारी में वहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं लेंस में, लेकिन उत्तल दर्पण को दर्पण में कहेंगे अपसारी दर्पण। ठीक है ना, तो देख लो, उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, ये फिगर बना दीजिएगा। अब आ गया 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो टिक लगा देना। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण एक बिंदु से अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर फिगर बना लीजिएगा। और एक नोट में लिखा गया, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। पूछता है ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि निगेटिव होती है। अब देखो, पूछेगा अगर पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ की लांबिक बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। अब दोस्तों पूछेगा अगर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, तो आप क्या बताइएगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, तो देखिए, अवतल दर्पण में क्या लिखेगा, उत्तल दर्पण में क्या लिखेगा। इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इससे अभिसारी, देखिए उल्टा हो गया कि नहीं, दर्पण में हो गया। इससे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दर्पण में आएगा तो उल्टा हो जाएगा। वहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी कहते थे, यहाँ पर उत्तल दर्पण को अपसारी बोल रहे हैं, तो ये दर्पण में उल्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है, याद रखना। अब देखिए, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा नोट। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, याद रखना। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, अवतल और क्या कह रहा है कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस को दो भागों में बांट लीजिएगा। इसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। 2 नंबर का पूछेगा तो मात्र 2 ही लिखना है, ज़्यादा मत लिखना, उतना ही नंबर मिलेगा। ज़्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा और नंबर आपका 2 ही मिलेगा, तो इससे बढ़िया है कि आप 2 ही लिखिएगा। लेकिन एक और देख लीजिए, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ये जो 18 नंबर क्वेश्चन ये पक्का पूछेगा। क्वेश्चन है आपका, नेत्र की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की, सॉरी नेत्र नहीं, और कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता लिखकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका सही मात्रक डायप्टर D, कैपिटल D या फिर प्रति मीटर या फिर प्रति मीटर होता है, अर्थात P बराबर 1/f। अब यहाँ पर कुछ नोट यहाँ पर देखिए, कुछ नोट यहाँ पर VBI नोट है, उसको देख लीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है ना, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक ही होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक ही होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देख करिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, जिस क्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। और इसमें देख लीजिए कार्बनिक भोजन क्या है। कार्बनिक उसे बोलते हैं जो पौधे स्वयं निर्माण करते हैं, और कार्बनिक भोजन उसे कहते हैं जो पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करता है। अब देखिए, जो आपका किताबी भाषा है प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन, उसको गौर से समझिएगा। क्वेश्चन है, पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा प्राणित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या करिएगा, आप यहाँ पर देखिए ये समीकरण है, इस सभी समीकरण को याद रखिएगा। पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज में पूछता है ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं, 1 अणु होते हैं। ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। जल में भी 6 अणु होते हैं, ये सभी पूछता है। अब देखो, इसके लिए कुछ और आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूर्य का प्रकाश, परहरित यानी क्लोरोफिल जो प्राप्त करता है पत्तियों से, यानी पत्ती का हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल मृदा से। ठीक है ना।
अब देखो अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? आभासी होता है। तो काल्पनिक की जगह पर आभासी भी दे सकता है, आभासी उसका मतलब हुआ काल्पनिक का। तो एक बगल वास्तविक लीजिएगा और एक बगल काल्पनिक लीजिएगा। तो यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। यह उल्टा बनता है, यह सीधा बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है ना। दो चार बता दिए, दो ही आप लोग लिखना, कोई दो हल्का याद कर लो। यह उल्टा बनता है, यह सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। बस इतना ही याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पर पूछ दिया अवतल दर्पण का उपयोग। अब आप लोगों को अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है, तो क्या लिखिएगा? अवतल दर्पण का उपयोग दो ही लिखिएगा, दो ही पूछेगा, 2 नंबर का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में, परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक का परिभाषा ऐसे लिखिएगा, किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जेया तथा अपवर्तन कोण की जेया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे म्यू या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। चूंकि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, एक्चुअली में। अब देखो, अब ये प्रश्न नंबर फर्स्ट आ गया, क्वेश्चन इधर उधर हो गया। ठीक है ना। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? एक्चुअली में प्रकाश क्या है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें का जो ऑब्जेक्टिव है वो पक्का पूछेगा। 2-3 ऑब्जेक्टिव पक्का रहेगा। पहला देखिए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर पूछेगा प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में। यह निर्वात से होकर गुजरती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। तो पूछेगा प्रकाश है तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो 4 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन गए यहाँ से। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या? प्रकाश का परिवर्तन क्या है? इनके कितने नियम होते हैं? अपवर्तन या फिर परिवर्तन? एकदम पक्का दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा। तो प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा क्या लिखिएगा? प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। इसका फिगर ऐसे बना लेना और लिखना नीचे, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य आंख के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4D होती है। 4D यानी कि 4 यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका 3 नंबर वाला आंसर नहीं 4D होगा। अब देखो इसका थोड़ा एक बार फार्मूला एक बार देख कर देखिए। साधारण नमक का फार्मूला NaCl होता है। विरंजन चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नीला सोडा का CaSO4 5H2O। बेकिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर पे सोडियम सल्फेट और हाइड्रेट। फिटिकिरी का हेमाटाइड, मैग्नेटाइड, कॉपर पाइराइड, कॉपर ग्लास, संगमरमर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, धोने का सोडा, जिप्सन, भुजा हुआ चूना, सोडियम एसिटेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ग्लूकोज, चीनी, ओलियम, जल, मार्शल अम्ल। इन सभी को एक बार दे कर जाना। ठीक है ना, एग्जाम में। ठीक है ना। तो अभी हम आपको एक और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देने वाले हैं। उस वीडियो को भी आप लोग दे कर ही सोइएगा। और सुबह में भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। सुबह में 6 बजे 7 बजे करीब में सब्जेक्टिव 6 बजे सुबह में देंगे। तो सुबह में 6 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे कर जाइएगा। ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ देंगे एकदम, मतलब कि समझ लीजिए कि इतना अगर देख लेते हो तो समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए जो मैं आपको बताया था कि अगर वायरल क्वेश्चन चाहिए आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा सेकंड चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। उसी पर हम आपको जो पेपर वायरल होगा सबसे पहले उसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे एकदम फटाक से। तो आप फटाक से देख लीजिएगा सभी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना।